की क्लास में हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है राज्यसभा। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देख लिया था संसद से संबंधित जो भी चीजें थी उसको अच्छी तरह से समझ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? राज्यसभा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें वो पढ़ना क्या है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कैसे बनाया गया, या राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्या होता है। दूसरी बात इसमें हमें क्या पढ़ना है कि राज्यसभा से आगामी पेपरों में प्रश्न बनने की कहां से पूरी संभावना है। राज्यसभा एक ऐसा टॉपिक है जहां से सभी पेपरों में प्रश्न बनते हैं। अगर स्पष्ट तरीके से राज्यसभा उल्लिखित नहीं है तो आप ध्यान से देखेंगे तो संसद सभी पेपरों के प्रश्न में सिलेबस के रूप में शामिल है। अगर संसद सभी पेपरों के सिलेबस में शामिल है तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग इस राज्यसभा के जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे। राज्यसभा से संबंधित जो भी बातें हैं उसको हम लोग आज यहाँ हल करेंगे। अगर आप देखें तो किताब से अगर उसे समझने का प्रयास करें राज्यसभा से तो कुछ तथ्य ऐसे हैं कि जो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली तरीके से उसको समझने का प्रयास करें तो कहीं से भी कंफ्यूजन पैदा होने की संभावना नहीं, सारे कंफ्यूजन समाप्त हो जाते हैं। बस केवल आप धैर्य के साथ सुनिए और पढ़िए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिना किसी परेशानी के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को, राज्यसभा को। अब संविधान की क्लास चल रही है तो सबसे पहले यह बात बनती है कि इस राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संसद को, तो संसद किस अनुच्छेद में था? तो संसद अनुच्छेद 79 में था। संसद का प्रथम सदन कौन है? राज्यसभा है। अब प्रथम का मतलब कि इससे अगर अगला बनता है, जैसे ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में किसका है? संसद का है। तो अब अगर अगला स्टेप कौन सा बनेगा तो इसमें एक जोड़ेंगे तभी बनेगा। इस देखिए समझने के लिए हम बता रहे हैं, इस प्रकार से अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। राज्यसभा का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 80 में है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि ये राज्यसभा का गठन कब हुआ। राज्यसभा प्रारंभ से चली आ रही है कि ये बाद में राज्यसभा बनी, इस पर हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हमारे संवैधानिक परंपरा के अनुसार शुरू हुआ। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो सबसे पहले 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को एक काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, राज्यसभा नहीं अभी है, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से एक सदन ने कार्य करना शुरू कर दिया। काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से एक सदन ने कार्य करना शुरू कर दिया। इसकी प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 ईस्वी को इसकी प्रथम बैठक हुई। इसका अध्यक्ष कौन थे? इसके सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। राधाकृष्णन साहब। देखिए यहां से एक पेपर प्रश्न बनता है कि जब हमारा द्वितीय सदन राज्यसभा के नाम से नहीं जाना जाता था तो किस नाम से जाना गया, या हमारा जो द्वितीय सदन है प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? तो काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का प्रथम सभापति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। या ऐसे भी पेपर में प्रश्न पूछ सकता है कि जब हमारा द्वितीय सदन जो राज्यसभा है, संसद का दूसरा सदन, एक सदन लोकसभा एक सदन राज्यसभा, तो जो दूसरा सदन राज्यसभा है उसका जो है प्रथम सभापति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। या जब राज्यसभा के नाम से उस सदन नहीं जाना जाता था तो उसका अध्यक्ष प्रथम कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस समय किस नाम से राज्यसभा जाना जाता था? जो हमारा एक सदन है काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से। ये काउंसिल ऑफ स्टेट पहले से ही चला आ रहा था, अंग्रेजों के जमाने से ही चला आ रहा था। तो कुछ समय के बाद ये महसूस किया गया कि हम लोग अंग्रेजों की गुलामी से छूटे हैं, लेकिन अगर उनकी व्यवस्था को ही लोग ढोएंगे तो हमारा कोई अंतर ही नहीं बनेगा। उनमें और हमारे में फर्क नहीं है। अंग्रेज यही कहेंगे कि हमारी बनी बनाई संस्था पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 23 अगस्त 1954 ईस्वी को सभापति ने यह घोषणा किया कि आज से काउंसिल ऑफ स्टेट जो सदन है वो समाप्त। अब ये किस नाम से जाना जाएगा? ये राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। काउंसिल ऑफ स्टेट जो पहले से चला आ रहा था
सभापति ने यह कहा कि आज से 23 अगस्त 1954 को इन्होंने कहा कि आज से यह सदन काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से नहीं जाना जाएगा, अब किस नाम से जाना जाएगा, अब इसका नाम क्या होगा, नया नाम राज्यसभा होगा। इस प्रकार से 23 अगस्त 1954 ईस्वी से राज्यसभा ने सुचारू ढंग से कार्य करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब लड्डू से काम नहीं चलेगा, रसगुल्ला भी खाएंगे, एकदम तह तक जाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। इनका प्रश्न है कि काउंसिल ऑफ स्टेट कब से बना। तो आपको याद होगा कि जब अंग्रेजों की शासन सत्ता थी तो हमारे यहाँ कार्यपालिका एक सदनात्मक थी, एक सदन ही कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रहा था। क्या नाम था उसका, केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा के नाम से जो है कार्यपालिका कार्य कर रहे थे। लेकिन थोड़े ही समय के बाद अंग्रेजों को यह लगा कि एक ही सदन से व्यवस्था बनाने में दिक्कत हो रही है, तो क्यों नहीं एक काम किया जाए कि इस कार्यपालिका को दो सदनात्मक बना दिया जाए। तो 1919 ईस्वी में एक अधिनियम आया जिसे हम लोग भारत शासन अधिनियम कहते हैं। याद होगा आपको, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लासों में देखा था कि 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में क्या क्या व्यवस्थाएं थी। यहां हम देखते हैं कि यहां क्या लाभ मिला इसका। तो 1919 ईस्वी में अधिनियम आया, उस अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि ये जो व्यवस्थापिका है, ये कार्यपालिका दो सदनात्मक बनाई जाए, और उसी के तहत ये केंद्रीय विधानसभा जो एक सदन था, एक दूसरा सदन बनाया गया। एक दूसरा सदन बनाया गया राज्य परिषद। राज्य परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट। इस प्रकार से हमारे यहाँ जो है कार्यपालिका को दो सदनात्मक बनाया गया। इस समय हमारी कार्यपालिका कैसी है, इस समय भी हमारी कार्यपालिका दो सदनात्मक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा जो अब है, ये पहले से दो सदनात्मक बनी हुई थी 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम में क्या बनाया गया कि एक केंद्रीय विधानसभा होगी और दूसरा सदन को हम किस नाम से जानेंगे, राज्य परिषद के नाम से जानेंगे। इस प्रकार से यह व्यवस्था जो है 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रारंभ हुई। राज्यसभा को हम लोग देख रहे हैं, यह पेपर में राज्यसभा के नाम से कम प्रश्न पूछता है, ज्यादा क्या पूछता है, जैसे इसे कई और नामों से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसे जैसे कहा जाता है अस्थायी सदन, या राज्यों का सदन, या इसे कहा जाता है विशिष्ट सदन। इन अन्य नामों से भी जाना जाता है, कई और नाम है, उसको आप लोग किताब से देख लीजिएगा। ये कुछ नाम हम बता दे रहे हैं जो प्रमुख है, जहां से पेपर में ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार से ये राज्यसभा के अन्य नाम है। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा का गठन कैसे हुआ, या राज्यसभा का जो सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो ये राज्यसभा से संबंधित बातें कहाँ उल्लिखित है, अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 80 में, कि राज्यसभा का गठन कैसे होगा। तो इसमें राज्यसभा से संबंधित जो बातें अनुच्छेद 80 में है, क्या है कि इसमें कहा जाता है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। 250 सदस्यों का निर्वाचन होगा। 250 सदस्य जो हैं सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा। 250 सदस्यों के साथ ही जो है राज्यसभा कार्य करेगी। हालांकि इसमें से 245 सदस्यों का ही निर्वाचन होता है। निर्वाचन कितने का होगा, 245 सदस्यों का ही इस समय वर्तमान में होता है। लेकिन हमारे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 है। अब इनका निर्वाचन होगा, तो सबसे पहले बात बनती है कि इनका निर्वाचन कौन करेगा। जैसे आम जनता तो करती नहीं है, आम जनता किसका करती है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है। इनका निर्वाचन कौन करेगा भाई, जब आम जनता नहीं करेगी और यहाँ निर्वाचित शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ का निर्वाचन इनका होगा, तो निर्वाचन कौन करेगा, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे इनका चुनाव। भाई अब तो मतदाता मिल गए कि भाई यही लोग निर्वाचन करेंगे, यही लोग निर्वाचित करेंगे। तो इनको निर्वाचित किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है, मतलब चुनाव इनका कैसे होता है, तो चुनाव इनका होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार इनका चुनाव खुला मतदान, लोकसभा की तरह नहीं है। राज्यसभा का कैसा चुनाव होता है? खुला मतदान होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से खुले मतदान के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। ये सदस्य निर्वाचित होते हैं। नहीं, अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या है या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, तो जैसे आप पिछली क्लासों में शामिल नहीं होंगे या उस दिन आप शामिल होने में असमर्थ रहे होंगे किसी कारणवश, तो आप एक काम करिएगा कि आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए। YouTube चैनल एजुकेशन 101, आप वहां पर जो है इसको विस्तृत तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहां पर इसका विस्तृत अच्छी तरह से समझा के वर्णन किया हुआ है। आप जब हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहां पर वीडियो देखिएगा तो आप वहां लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो एजुकेशन पॉइंट को फॉलो करिएगा। तो इस प्रकार से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का जो भी है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो भी कंफ्यूजन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसका सलूशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसका विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने पीछे इसको अच्छी तरह से समझा दिया था। हम आगे चलते हैं। इनका चुनाव हो गया, खुला मतदान हो गया। अब यहां से बात बनती है क्या? अच्छा, ये 245 सदस्यों का मामला ये है कि इसमें से 5 सदस्य हम लोगों ने जम्मू कश्मीर का जो एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसके लिए छोड़ रखा है। हम आशावादी है ना, हमारा देश आशावादी है कि हम कभी ना कभी उस हिस्से को अपने कब्जे में करेंगे जिसको अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। आज नहीं तो कल हमारा वो होगा, क्योंकि पहले से हमारा है, तो आज नहीं कल होगा। और ऐसा नहीं है कि हम उसको पाकिस्तान को ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम उसको भूल गए हैं अपनी जमीन को। देखिए, हम विरोध स्वरूप 5 सदस्यों को छोड़ के रखे ताकि बराबर हमको याद रहे। हमने बराबर याद रखने के लिए क्या किया? पाकिस्तान को बता दिया कि ये मत समझिए कि समय गुजर रहा था हम भूल गए। ये 5 सदस्य हम इसलिए छोड़ के रखे हैं कि जब कभी भी वो हिस्सा हमारे कब्जे में आएगा तो वहां से हम 5 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। राज्यसभा के लिए 5 सदस्यों को निर्वाचित करेंगे। अब हम लोगों ने देख लिया कि जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं, तो राज्य में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं और ये जनसंख्या के आधार पर इनका निर्वाचन होता है। तो हम देखते हैं कि कहां से कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, अर्थात किस राज्य से कितने सदस्यों का या केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्यों से कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यों से 225 सदस्यों का निर्वाचन होता है, 225 सदस्य निर्वाचित होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से कितने होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से 8 होते हैं। अब आपके समझ में आया होगा कि ये तो 233 ही बन रहे हैं। अरे 225 + 8 233, और हमने अभी बताया कि 245 सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो शेष सदस्य कहाँ चले गए? तो ये शेष सदस्य क्या है कि जो 12 सदस्य बच रहे हैं, इन 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। कौन मनोनयन करता है? राष्ट्रपति महोदय इनको मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। लेकिन ऐसे ही नहीं किसी को उठा के राष्ट्रपति महोदय मनोनीत कर देंगे। राष्ट्रपति ये नहीं कहेगा कि आप हमारे विशेष हैं या हमारे खास हैं, आप आइए हम आपको उठा के कर देते हैं। इसके लिए भी कुछ शर्तें लागू कर दी गई कि राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं जो इस क्षेत्र में विशेष हो। किस क्षेत्र में? कला में हो, साहित्य में हो, विज्ञान में हो या समाज सेवा में हो। इन क्षेत्रों में अगर उत्कृष्ट कार्य किया है, विशेष कार्य किया है, तो राष्ट्रपति इनमें से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में। यहां से एक चीज और देखने की जरूरत है, पेपर में प्रश्न पूछ सकता है कि इस 225 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है राज्यों से, तो सबसे ज्यादा किस राज्य से होता है?
तो सबसे अधिक किस राज्य से होता है? भाई जनसंख्या के आधार पर इनका चुनाव होता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस प्रदेश की है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। तो ज्यादा से ज्यादा सदस्य भी यहीं आएंगे। कितने? 31। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से ज्यादा आते हैं। कितने? 19। देखिए हम सबको नहीं याद करेंगे, केवल 2-4 को याद कर लेंगे कि 4 सबसे अधिक से कहां से आते हैं या 4 सबसे कम कहां से आते हैं। तो हम सबसे पहले अधिक वाले सदस्यों की संख्या देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 31। उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, वहां से 19 सदस्यों का निर्वाचन होता है। तीसरा नंबर है तमिलनाडु का, तमिलनाडु, यहां से कितने आते हैं? 18। चौथा नंबर है पश्चिम बंगाल, और साथ में बिहार को भी ये रिकॉर्ड मिला हुआ। पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों को बराबर सीटें हैं। कितना? 16 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और बिहार। अब हम देखते हैं कि सबसे कम सीटें कहाँ की हैं। तो सबसे कम है असम, दूसरे नंबर पे गोवा, मणिपुर और मेघालय। यहां से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 1-1 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगर हम इस प्रकार से देखें तो अब यहां से पेपर में प्रश्न बनेगा, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा कहां से होते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा कहां से होंगे? तो जम्मू कश्मीर, भाई पहले ये राज्य था तो वहां से 4 सीटें राज्य विधानसभा के लिए बनी हुई थी, राज्यसभा के लिए 4 सीटें बनी हुई थी। तो लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो इसलिए वो सीटें वैसे ही रह गई। तो 4 जम्मू कश्मीर से, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में अगर सबसे अधिक सीटों की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक पहले नंबर पर है 4 सीटें लेके। दूसरे नंबर पर कौन है? दिल्ली, दूसरे नंबर पर दिल्ली, कितनी सीटें? तो 3 सीटें। और पांडिचेरी मात्र 1 सीट लेके जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश 4 जम्मू कश्मीर, 3 दिल्ली और 1 पांडिचेरी। हम ये आंकड़ा देखें तो 225 + 8 बराबर 233। अब 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर देंगे। इस प्रकार से हमारे राज्यसभा का जो निर्वाचन है वो 245 सदस्यों के साथ राज्यसभा कार्य कर रही है। निर्वाचित कितने हो रहे हैं? 233। 233 में 225 राज्यों से, 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो विशेष क्षेत्र में योगदान देते हो, जैसे कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष कार्य किया हो, उत्कृष्ट कार्य किया हो, वहीं से इनका निर्वाचन होता है। हम देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का तो निर्वाचन हो गया, भाई सदस्य निर्वाचित हो गए, लेकिन इनका कार्यकाल कितना होगा? राज्यसभा का कार्यकाल, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 83 में है। अनुच्छेद 83 में है। राज्यसभा से संबंधित जो भी बातें कार्यकाल से संबंधित है वो अनुच्छेद 83 में है। यहां से ज्यादा पेपर में प्रश्न बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जब यहां से पेपर में प्रश्न पूछेगा कार्यकाल से संबंधित तो अलग अलग जवाब आते हैं। जैसे अगर हमसे पूछ ले कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो ये अस्थायी सदन है। देखिए पहला ये अंतर आ गया, राज्यसभा जो सदन है उसका कार्यकाल कितना है, तो ये अस्थायी सदन है। हमसे यही पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। अब देखिए लगभग सभी विभागों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो अमूमन प्रमुख विभाग हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता, केवल 5 वर्ष का होता है। बेशक एक बार लोकसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष का बनाया गया था। जब हम लोकसभा वाला पढ़ेंगे तो हम उसको बताएंगे किस तरीके से जो 5 वर्ष का कार्यकाल चल रहा था तो संशोधन करके संविधान में संशोधन किया गया तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष बनाया गया, लेकिन पुनः संशोधन करके लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष बना दिया गया। हम लोग इसको आगे देखेंगे कल की क्लास में। तो अगर हमसे ये पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल तो यह अस्थायी सदन है। अब यहां से एक चीज और पूछे कि राज्यसभा का जो सभापति है अर्थात अध्यक्ष
भाई हमने उपराष्ट्रपति वाले क्लास में आपको बताया था कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति कहते हैं। तो जो सभापति का कार्यकाल होगा ये कितने दिन के लिए होगा? सभापति अर्थात उस सदन का जो अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल कितने दिन के लिए होगा? तो 5 वर्ष। देखिए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, उसका अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष, और ये सदन जो है अस्थायी सदन है। अंतर आ गया। तो इसलिए यहां से पेपर में ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि यहां से पेपर में प्रश्न पूछेंगे तो लोगों को कंफ्यूजन होगा और जवाब भी गलत आएगा। यहां से कई प्रश्न और बन जाते हैं, जैसे कौन सा ऐसा सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल और उसके अध्यक्ष के कार्यकाल में अंतर है? तो ये राज्यसभा है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और सभापति या अध्यक्ष के कार्यकाल 5 वर्ष। या अगला है कि कौन सा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा है। भाई उपराष्ट्रपति जो है इस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से यहां से काफी प्रश्न बनते हैं। हम एक चीज यहां से देखेंगे कि ये अस्थाई सदन कैसे बना। इनका चुनाव कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव करवा लिया गया, निर्वाचन हो गया। भाई सभी सदस्यों का निर्वाचन हो गया। अब जब सभी सदस्यों का निर्वाचन हो गया, एक साथ निर्वाचित हुए हैं, तो एक साथ भाई रिटायर भी होंगे, सेवानिवृत्त भी होंगे। तो ये अस्थायी सदन कैसे बनेगा? लेकिन हम लोगों ने जब संविधान सभा में इसके चर्चा की तो हमने कहा कि यह अस्थायी सदन रहेगा, ये भंग ही नहीं होगा। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने व्यवस्था बनाई कि इसको किसी भी तरीके से जो है, बेशक सभी लोगों का चुनाव एक साथ ही करवा लिया गया, सभी सदस्य एक साथ निर्वाचित हो गए, लेकिन इसको अस्थायी सदन बनाना तो बनाना ही है। प्रारंभ में समस्या आई, लेकिन अस्थायी सदन बनाना था तो बनाना था। तो यहां व्यवस्था बनाई गई कि जो सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं उनसे 2 बातें लिखवा ली गई। कौन कौन सी बातें लिखवाई गई? पहले लिखवाया गया कि सभी सदस्य संसद की कार्रवाई में सहयोग करेंगे। जितने भी सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं, मनोनीत हो रहे हैं, सभी लोग क्या करेंगे? संसद की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। दूसरी बात क्या लिखवाया गया? दूसरी बात लिखवाया गया कि जितने भी सदस्य हैं उनका 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला कहा गया कि 1/3 सदस्य अगले 2 वर्ष अर्थात 4 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और 1/3 सदस्य जो हैं 6वें वर्ष, भाई 6 वर्ष का कार्यकाल है तो 6वें वर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लिखने को तो सभी लोगों ने लिख दिया, क्योंकि ये तो पता नहीं था कि हमारे ऊपर ही गाज गिरेगी। अब मामला आ गया 1952 ईस्वी में निर्वाचन हो गया। अब आ गया समय 1954। भाई समय तो अपनी गति के साथ दौड़ रहा था। 1954 आ गया। सभी लोगों से कहा गया भाई अब जो आपने लिखा है अब उस पर आप तैयार हो जाइए। बनी बनाई कुर्सी, आसानी से मिली हुई कुर्सी, देश के लिए कानून बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए आपको तैयार किया गया, रखा गया। कुर्सी तो छोड़ने का मन नहीं है, मलाई मिलेगी तो आप काहे छोड़ेंगे? तो अब दिक्कत होगी कि हटेगा कौन? भाई 2 वर्ष आ गया, यहाँ लिख के दिया था कि आपने कि 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो वो कहते थे कि इनको हटा दीजिए, हम श्रेष्ठ हैं इनसे। तो वो कहते थे कि इनको हटा दीजिए, ये श्रेष्ठ हैं तो ये कार्य करने में अच्छा में हम युवा हैं। तो ये तरीके से एक परंपरा को जो बनाने की व्यवस्था बनी थी कि इसे अस्थायी सदन बनाया जाएगा, उसमें व्यवस्था फैलने लगी। कोई कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तो सहारा लिया गया लॉटरी का। लॉटरी का सहारा लिया गया और उस पे ये लिख दिया गया कि 1/3 सदस्य 2 वर्ष, और अगली पर्ची भी लिखा गया 1/3 सदस्य 4 वर्ष, और अगली पर्ची पर लिखा गया 1/3 सदस्य 6 वर्ष के बाद। और सबसे कहा गया कि आप जाइए और ईमानदारी के साथ एक एक पर्ची लेके आइए, जिसके हिस्से में जौन सी पर्ची आएगी वो उसी हिसाब से कार्य करेगा। अब सभी सदस्य पहुंचते हैं। उस समय इनके चेहरे की भाव भंगिमा देखने लायक थी। ये घबराते हुए हिलते हाथों से इन्होंने पर्ची उठाया और लाके सभापति के सम्मुख रख दिया। सभापति ने उस पर्ची को खोला और पर्ची पर देखा कि भाई आप लोग जो हैं 1/3 सदस्य फला फला व्यक्ति हैं, इन्हें अगले 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होना है।
अब चूंकि लॉटरी निकल गई थी तो सभी की मजबूरी बन गई, इसलिए इस व्यवस्था को बनाने के लिए लॉटरी का सहारा लिया गया। इस प्रकार से ये अस्थायी सदन बना। यहां से एक चीज और है कि अगर मान लीजिए पेपर में प्रश्न बनता है और आपके दिमाग में भी उपजा होगा कि अगर मान लीजिए किसी सदस्य का निर्वाचन हो गया, भाई कार्यकाल खत्म हुआ और सुचारू ढंग से निर्वाचन हो गया, और अगर मान लीजिए उस सदस्य का पद रिक्त हो जाता है, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगर रिक्त होता है, तो नया चुनाव जो होगा उस नए सदस्य का जो चुनाव होगा कितने दिन के लिए होगा, तो वो शेष बचे अवधि के लिए होगा, शेष अवधि के लिए उसका चुनाव होगा। ऐसा नहीं है कि आगामी 6 वर्षों के लिए चुनाव होगा या नहीं, उसका जैसे मान लीजिए कोई सदस्य है 1 वर्ष तक वो पद पर बना रहा, राज्यसभा का सदस्य बना रहा, तो और उसकी मृत्यु हो गई या उसने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया, तो नए सदस्य का जो निर्वाचन होगा वो शेष अवधि के लिए, जितने दिन के लिए वो कार्य किया है, जितने दिन के लिए सदस्य बना रहा, उससे अवधि को निकाल के शेष अवधि के लिए उसका निर्वाचन करवाया जाए। हम लोगों ने देख लिया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, उनका कार्यकाल कितने दिन के लिए है। अब हम देखते हैं इस पद के लिए जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका वर्णन कहाँ है ये हम देखते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 84 में है। अनुच्छेद 84 में क्या है, सदस्यों की योग्यता है। तो योग्यता सभी लोगों का जैसे समान है उसी तरीके से इनकी भी है। इनका क्या है कि आयु 31 वर्ष नहीं होनी चाहिए, 31 वर्ष से ऊपर अर्थात 30 से कम नहीं होनी चाहिए। इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 31 हो 32 हो चलेगा, लेकिन आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, अर्थात जो सभी लोगों की अमूमन चली आती है योग्यता वही इनकी भी है। तो इसको आप लोग समझ ही लेंगे, तो इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम अगला देखते हैं कि राज्यसभा के कुछ विशेषाधिकार है। राज्यसभा के विशेषाधिकार को हम देखते हैं। कुछ मामले ऐसे हैं कि जो लोकसभा से ही राज्यसभा को लोकसभा से भी ज्यादा अधिकार देते हैं। इसी को जो है राज्यसभा का विशेषाधिकार कहते हैं। क्या है राज्यसभा के विशेषाधिकार क्या है, तो अनुच्छेद 67 आपको लोग याद होगा। जब हम लोग उपराष्ट्रपति वाला क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको अनुच्छेद 67 से संबंधित जो बातें थी उसको बताया था। इसमें क्या था, अनुच्छेद 67 में क्या है कि उपराष्ट्रपति को जब हम लोग राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति वाला क्लास चलाए थे तो उपराष्ट्रपति वाली क्लास में हमने आपको बताया था अनुच्छेद 67 में क्या है। अनुच्छेद 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है अनुच्छेद 67 में। नहीं, राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया तो महाभियोग है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग नहीं है। हमने आपको बताया था ना, इसीलिए तो हमने कहा कि राष्ट्रपति वाली क्लास के बाद जब हमने उपराष्ट्रपति को पढ़ाया था उसमें क्या है कि वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह नहीं महाभियोग लगाया जाएगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। हमें यहां पढ़ना क्या है कि राज्यसभा के विशेषाधिकार। तो राज्यसभा के जो विशेषाधिकार हैं उसमें अनुच्छेद 67 भी शामिल है। क्या है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रस्ताव आता है तो ये राज्यसभा में ही आएगा। राज्यसभा में ही ऐसा कोई भी प्रस्ताव है वो आएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यह विशेष अधिकार राज्यसभा को मिला हुआ है। अगला कौन सा विशेषाधिकार है, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में क्या है, अनुच्छेद 249 में वर्णन है कि राज्य सूची के विषय को, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। अब जब राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे हो गया, तो यह संसद को प्राप्त हो गया। कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल गया। लेकिन यह विशेष परिस्थिति में ही कानून बनाने का अधिकार मिलेगा, ऐसा नहीं क्योंकि राज्य सूची पर जो विषय बनाने, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, राज्यों को है।
राजसूची का कोई भी विषय होगा उस पर कानून कौन बनाएगा? राज बनाएगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे दिया गया। तो ऐसे किसी भी प्रस्ताव को सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। अगर राजसूची के विषय पर कानून बनाना है तो उसका प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में भी आएगा। और इस राजसूची के विषय पर अगर संसद कानून बनाती है तो यह कानून 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। राजसूची के विषय पर संसद कानून बनाती है तो उसका प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा के द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव सदन से पास होता है। अगर वो कानून बनता है, भाई विशेष परिस्थिति में बनाएंगे, तो विशेष परिस्थिति में अगर बनती है तो वो कानून 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। अगला विशेषाधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत जो व्यवस्था है वो भी राज्यसभा को विशेषाधिकार के तहत प्राप्त है। क्या है? अनुच्छेद 312 में लिखित अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख है। अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख है। हमारे मूल संविधान में 2 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख है। कौन कौन सी? एक IAS, बिल्कुल वही, एक IPS। ये 2 हमारे मूल संविधान में अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख था। लेकिन जब मूल संविधान लिखा गया तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि हम तो भाई 2 अखिल भारतीय सेवाओं से काम चला रहे हैं, इस समय के हिसाब से ठीक है, लेकिन भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि 2 अखिल भारतीय सेवाओं से काम चलाना दुष्कर हो जाए। हम आपको एक व्यवस्था देते हैं, अनुच्छेद 312 के तहत हम आपको यह सुविधा देते हैं कि अगर आप नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना चाहते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं में कोई प्रावधान जोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन संशोधन से संबंधित जो भी प्रस्ताव आएगा वो राज्यसभा में सबसे पहले आएगा। देखिए, राज्यसभा को विशेषाधिकार मिल गया। कहा गया कि अखिल भारतीय सेवा के तहत हमने 2 संस्था बना दी, 2 अखिल भारतीय सेवाएं बना दिया, IAS और IPS। हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में ये लगे कि इन दोनों सेवाओं के साथ कार्य चलाना सुचारू ढंग से संभव नहीं है। इसलिए हम आपको यह अधिकार देते हैं कि आप जब आपकी इच्छा हो, आपको जब जरूरत महसूस हो कि एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन होना चाहिए, तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो संशोधन का प्रस्ताव आएगा वो राज्यसभा में ही आएगा। बाद में 1966 ईस्वी में एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया। कौन सी? IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 1966 ईस्वी में हमने एक तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन किया, क्योंकि इन दोनों अखिल भारतीय सेवाओं के साथ कार्य नहीं चल रहा था। ये उस समय की परिस्थिति के हिसाब से ठीक था, लेकिन समय जब जिस गति से बढ़ा आगे आया, अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि यह काल चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। तो ये समय के साथ चलने के लिए 1966 ईस्वी में एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया। इस अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यह अखिल भारतीय सेवा जो हमारा संविधान लागू हुआ तब इसका नाम पड़ा। पहले इसे सिविल सेवा के नाम से जानते थे, सिविल सेवा के नाम से जाना जाता था। आपको याद होगा कि 1861 ईस्वी में एक अधिनियम आया था जिसे हम लोग सिविल एक्ट के नाम से जानते थे, सिविल एक्ट। यह सिविल एक्ट कब आया? 1861 ईस्वी में, अर्थात अंग्रेजों के समय में आया था। इस सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जन्मदाता है। अगर हमसे पूछे अखिल भारतीय सेवा का जन्मदाता, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सिविल सेवा का जन्मदाता तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस 1861 ईस्वी के तहत जो सिविल एक्ट आया था, भारत में पहले सिविल सेवा का गठन किया गया। और पहले सिविल सेवा के तहत पास होने वाले व्यक्ति कौन थे? पहले सिविल अधिकारी बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1866 ईस्वी में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर सबसे पहले सिविल सेवा को पास करने वाले भारतीय थे। 1861 ईस्वी में सिविल एक्ट आया
1866 ईस्वी में उन्होंने पास किया। आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग कल मिलते हैं, इससे आगे जो लोकसभा से संबंधित जो भी बेसिक चीजें हैं हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे।